हाँ जी, तो हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का चैप्टर पूरा हो गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के HCV के एग्जाम्पल्स हो गए थे। आप लोग अब HCV के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैटर वेव या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। दोनों एक ही बात है ना। हाँ जी, तो अपना अगला चैप्टर है मैटर वेव और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। लाइट के बहुत सारे फिनोमेनन हैं, तो उनमें से कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं उनका एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम लाइट को पार्टिकल माने या एनर्जी पैकेट माने, और कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं कि उनका एक्सप्लेनेशन वेव के बगैर हो ही नहीं सकता। तो देखिए, मैं कुछ फिनोमेनन की लिस्ट बना रहा हूँ है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ फिनोमेनन की लिस्ट बना रहा हूँ, आप देखना। नंबर 1 रिफ्लेक्शन। नंबर 2 रिफ्रैक्शन। एक फिनोमेनन और है प्रोपेगेशन। लाइट चलती कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है। तीसरा घटनाएं हैं ये लाइट की, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, प्रोपेगेशन होता है, और इंटरफेरेंस होता है, और डिफ्रैक्शन होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और कॉम्पटन इफेक्ट होता है। आपको हम बताएंगे कॉम्पटन इफेक्ट भी क्या होता है। तो देखो, ये सब क्या है, लाइट के कुछ फिनोमेनन है, कुछ घटनाएं हैं लाइट की होती हैं। जैसे हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन को दोनों से ही समझा जा सकता है, दोनों ही फॉर्म से समझा जा सकता है, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म और पैकेट, एनर्जी पैकेट फॉर्म, है ना। तो रिफ्लेक्शन के लिए वेव फॉर्म इससे भी समझ में आ जाता है, पार्टिकल नेचर से भी समझ में आता है, दोनों से ही समझ में आ जाता है। यानी रिफ्लेक्शन को जब एक्सप्लेन करने की ट्राई की साइंटिस्ट ने, तो रिफ्लेक्शन बड़े आराम से एक्सप्लेन हो गया था, वेव से भी एक्सप्लेन हो गया और पार्टिकल से भी एक्सप्लेन हो गया। यानी कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेनन है कि लाइट को चाहे आप वेव माने चाहे पार्टिकल माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से ही एक्सप्लेन हो जाता है। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन जो है, इसका भी दोनों से हो जाता है, प्रोपेगेशन भी दोनों से एक्सप्लेन हो गया। लेकिन इंटरफेरेंस जो है, इसको तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब वेव हो, अगर पार्टिकल हो तो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इंटरफेरेंस को अगर समझना है तो वेव मानना जरूरी है, पार्टिकल या उससे काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका वेव से एक्सप्लेनेशन नहीं होता, पार्टिकल से ही होता है। इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट, इसका भी वेव से एक्सप्लेनेशन नहीं होता, पार्टिकल से ही होता है। तो ये मतलब बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है ना। तो जैसे फ्यू फिनोमेनन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड by assuming light as wave, but few other phenomenon can be explained by particle nature of light, अब ये बड़ी समस्या थी कि आखिर लाइट है क्या।
क्योंकि अगर मान लो वेव मान लेते हैं तो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता है, और अगर पार्टिकल मान लेते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन फिर वो बाकी का नहीं होता। अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसके लिए क्या हुआ, एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था डी ब्रॉगली, उसने कहा लाइट बिहेव्स इन बोथ दी फॉर्म, मतलब दोनों फॉर्म में लाइट बिहेव करती है, ठीक है ना। तो देखिए आप बात को समझिए। एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी इस बारे में बात बताऊं। सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के बारे में कहा कि पार्टिकल है, सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के बारे में कहा पार्टिकल है। फिर न्यूटन की पार्टिकल वाली जो बात हुई उससे रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो गया, रिफ्रैक्शन भी हो गया एक्सप्लेन, प्रोपगेशन भी हो गया, लेकिन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में फेल हो गया न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी। फिर न्यूटन की पार्टिकल के बाद में हाइगेंस साहब आए। हाइगेंस साहब ने कहा कि लाइट इज वेव। अब वेव मानने से रिफ्लेक्शन भी हो गया, रिफ्रैक्शन भी हो गया, प्रोपगेशन भी हो गया, इंटरफेरेंस भी हो गया, डिफ्रैक्शन भी हो गया, सब एक्सप्लेन हो गए। लेकिन फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का वो हो गया, डिस्कवरी हो गई, फिर वो जो है नहीं एक्सप्लेन हो पाए। फिर क्या हुआ कि मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी आई, फोटोन थ्योरी आई, उससे क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया, लेकिन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हुआ। फिर मैक्सवेल साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, उससे जो है इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो गया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट फेल हो गए। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे कुछ भी समझ में नहीं आया कि लाइट आखिरकार है क्या। कभी तो वेव और कभी पार्टिकल, कभी वेव का पैकेट, पता ही नहीं क्या बला थी। तो लाइट ने बड़ा परेशान किया साइंटिस्ट को, और अंत में इस सारी समस्या का समाधान जिस इंटेलिजेंट आदमी ने किया वो थे डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, देखो मैं डी ब्रॉगली की बातें करता हूँ। असली बात जो है ना, और आज हम डी ब्रॉगली की थ्योरी को ही अल्टीमेट मानते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसी को मानते हैं। तो देखिए डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थ्योरी, डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थ्योरी। तो क्या हुआ बच्चों कि जब पूरे साइंटिस्ट परेशान हो गए और लाइट के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे कि लाइट आखिर है क्या, तो डी ब्रॉगली जी ने कहा कि भैया लाइट दोनों ही है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। बोले जब मन में आती है तो पार्टिकल हो जाता है, जब मन में आता है तो वेव हो जाता है। साइंटिस्ट ने कहा ये क्या मतलब है? बोले ये मूड की बात है कि जब लाइट का मूड होता है तो क्या हो जाती है, वेव मोशन बन जाती है, और जब मूड होता है तो पार्टिकल नेचर बन जाती है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मूड। ये है ना बाकायदा जर्नल में पब्लिश हुई थी, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि सर मजाक कर रहे हैं, नहीं नहीं, डी ब्रॉगली ने बाकायदा ये साइंटिफिक जो है ना कमेटी के अंदर, इंटरनेशनल साइंटिफिक कमेटी पेरिस में बाकायदा इसको प्रेजेंट किया था अपने पेपर में, थ्योरी ऑफ मूड्स। फिर साइंटिस्ट ने इस बात को माना नहीं, बोले ये क्या होता है थ्योरी ऑफ मूड्स की, मूड होता है तब वेव बन जाता है, मूड होता है तो पार्टिकल बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके 1 साल बाद में, इस थ्योरी के 1 साल बाद डी ब्रॉगली जी ने इसका लॉजिकल जो है ना आर्ग्यूमेंट दिया। तो देखिए डी ब्रॉगली जी ने क्या कहा, डी ब्रॉगली जी ने क्या कहा। तो आप देखिए लॉजिकल बातें हम करते हैं डी ब्रॉगली की थ्योरी की। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो डी ब्रॉगली का था वो था ऑल काइंड्स ऑफ मोशन, all kinds of motion in the nature, all kinds of motion in the nature are necessarily associated with, necessarily are necessarily associated with some wave motion, some wave motion, है ना। देखिए क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट है विदाउट एसोसिएशन, विदाउट एसोसिएशन विथ अ वेव मोशन, without association with a wave motion, no
मोशन इज पॉसिबल। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया में अगर वेव है तो ही मोशन है, अदरवाइज मोशन नहीं है। पंखा चलता है तो वेव ज़रूर है, मैं चलता हूँ तो वेव ज़रूर है, ट्रक चल रहा है तो वेव ज़रूर उससे एसोसिएटेड है, ट्रेन चल रही है तो वेव ज़रूर एसोसिएटेड है उससे, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वेव ज़रूर एसोसिएटेड है, प्रोटॉन चल रहा है तो वेव ज़रूर एसोसिएटेड है, न्यूट्रॉन चल रहा है तो वेव ज़रूर एसोसिएटेड है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मैटर, कोई भी एटम चल रहा है तो वेव ज़रूर एसोसिएटेड है। इसका मतलब बिना वेव के एसोसिएशन के इस दुनिया की कोई मोशन हो ही नहीं सकती, ये डी ब्रॉगली साहब ने कहा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या कही, दूसरी बात ये कही कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल और लाइक अ एनर्जी पैकेट, और लाइक एन एनर्जी पैकेट। Light behaves like a particle or like an energy packet. When light interacts with matter, मैटर से जब लाइट का कोई इंटरेक्शन होता है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और एनर्जी पैकेट के रूप में बिहेव होता है। कब? जब उसका मैटर के साथ में इंटरेक्शन होता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ में, मैटर के अंदर जाकर के कुछ होता है लाइट का, राइट है ना। जबकि दूसरी बात यह है कि इफ light is not interacting with matter, then if light is not interacting with matter, है ना, if light is not interacting with matter, then if light is not interacting with matter, then it behaves like wave, ये ड्यूअल नेचर है। मतलब लाइट तो दोनों तरह की बिहेव करती है। पार्टिकल कब बनती है? जब मैटर के साथ में इंटरेक्शन होता है। वेव कब बनती है? जब मैटर के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनमें मैटर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, मैं आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ाऊंगा, राइट। अब आप देखो, अब आती है डी ब्रॉगली की इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, आप बात को समझने की कोशिश करिए। if a body of mass m moving with velocity v, then wavelength associated with it, with this moving body is lambda, it is equal to h upon p, that is h upon mv। ये बड़ा लैम्डा है। तो आप बात को ध्यान से सुनिए। अगर मास पार्टिकल्स हैं तो ध्यान दीजिए, फॉर मास पार्टिकल्स
है ना। मास पार्टिकल्स होंगे तो बेटा P बराबर mv बराबर अंडर रूट ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी, ये होता है मास पार्टिकल्स के लिए, मास पार्टिकल्स के लिए, राइट। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा h अपॉन पी बराबर h अपॉन एम वी बराबर आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा, है ना। देखो if the mass particle is having a charge also, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब क्या है, मास भी है, चार्ज भी है, सब कुछ है ना। तो इफ द मास पार्टिकल इज हैविंग चार्ज ऑल्सो, then if capital V is accelerating potential, मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी इस पोटेंशियल से एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू कैपिटल V, Q इंटू कैपिटल V, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। Q इंटू कैपिटल V क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आप बात को समझिए कि अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है और उसको अप्लाइड पोटेंशियल v है, तो देखो क्या क्या होने वाला है। ध्यान दो, इफ m इज मास ऑफ द पार्टिकल, Q is charge, capital V is potential through which particle is accelerated, then बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, Q इंटू कैपिटल V आएगी। मोमेंटम कितना आएगा, अंडर रूट ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आपका मोमेंटम आएगा। मोमेंटम को हम लिख देंगे ट्वाइस m इंटू Q इंटू कैपिटल V, ये मोमेंटम आएगा। अब देखो लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा हमने पहले ही बताया h अपॉन पी बने h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू वाट, h अपॉन अंडर रूट 2m/v, ये आपका लैम्डा आ गया किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, चार्ज q है और पोटेंशियल v से वो एक्सेलरेट हुआ है, तब इतनी लैम्डा आएगी। ये डी ब्रोगली का रूल है, डी ब्रोगली का रूल है। अब देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर फोटोन के लिए इक्वेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फोटोन के लिए इक्वेशन मैं आपको कब बता चुका हूँ, बहुत पहले। देखो फिर बता देते हैं एक बार। फोटोन के मामले में क्या होता है कि मास जीरो होता है ना। तो देखिए फोटोन का मास जीरो होता है लेकिन उसका इफेक्टिव मास जीरो नहीं होता। फोटोन में मोमेंटम होता है, मास जीरो होते हुए भी मोमेंटम होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। तो आप ध्यान दीजिए, फॉर अ फोटोन, देखो बेटा फोटोन के लिए जब हम बात करते हैं तो E बराबर एच न्यू बराबर होता है m इंटू सी, m इंटू सी स्क्वायर होता है ना, आइंस्टीन्स इक्वेशन, m इंटू सी स्क्वायर क्या बोलोगे, m इंटू सी, इसको बोलोगे p इंटू सी। ये फोटोन के लिए बात हुई।
तो फोटोन के लिए देखो आप H/P बराबर क्या हो गया, C/न्यू। C को क्या बोलेंगे, न्यू इंटू लैम्डा अपॉन न्यू, तो लैम्डा बराबर आ गया H/P। ये आपका डी ब्रोगलीज रूल हुआ फोटोन के लिए, लैम्डा बराबर H/P, यानी फोटोन पर एप्लीकेबल है। डी ब्रोगली का जो प्रिंसिपल है वो फोटोन पर एप्लीकेबल है। अच्छा चलिए, अगर हम थर्मल एटम और मॉलिक्यूल की बात करें, ये क्या होता है जी, थर्मल एटम एंड मॉलिक्यूल। देखो किसी भी गैस का जो एटम होता है, किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, गैस का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये जो गैसेज होती हैं, इनके एटम या मॉलिक्यूल को हम थर्मल एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। इनको थर्मल पार्टिकल बोला जाता है। तो ये थर्मल पार्टिकल हैं। तो देखिए उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एक एटम की 3/2 kT। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है, 3/2 kT होती है। तो देखो थर्मल एटम या मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा कितना आ जाएगा, थर्मल एटम या मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा, इसको आप कहो लैम्डा एटम, है ना, इट इज इक्वल टू H/√2 m। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 kT, 3/2 kT। के क्या है, के क्या है, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। अब आप जो है इसको लिख सकते हैं H/√3 mkT, ये आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका जो है ना एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया। अब हम कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स के लिए लैम्डा की वैल्यू की डिस्कशन करेंगे, राइट। तो देखो हम इसको बोर्ड को पूरा साफ कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स के लिए मैं लैम्डा की वैल्यू की कैलकुलेशन करूँगा, राइट। तो मैं कर रहा हूँ, आप चेक करना। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19। अगर मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और आपने उसको v वोल्ट से एक्सीलरेट किया, तो देखो उसमें कितनी लैम्डा आएगी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो देखो जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सब बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की बात। लैम्डा इलेक्ट्रॉन, हमारा फार्मूला है H/, क्या, H/√2 m³ कैपिटल V। देखो अब H क्या है, H है 6.62 × 10⁻34 √2 m। m क्या है 9.1 × 10⁻31। Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻19। कैपिटल V क्या है, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल यानी ये वो पोटेंशियल है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलता है, दौड़ लगाता है। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन आती है 12.27 × 10⁻10 अपॉन √V मीटर। ये कैलकुलेशन आती है 12.27 × 10⁻10 अपॉन √V मीटर। अब इस मीटर को आप अगर मान लो लिखना चाहें तो इसको 1.0
227 अपॉन अंडर रूट कैपिटल V नैनोमीटर लिख सकते हैं। नैनोमीटर लिख सकते हैं। और बताऊं इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख सकते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। किसके लिए कैलकुलेशन हुई? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए मैं अगली कैलकुलेशन प्रोटॉन की कर रहा हूँ। प्रोटॉन की बात करूँगा तो मैं लिखूँगा लैम्डा प्रोटॉन बराबर, बिल्कुल फॉर्मूला तो यही आएगा, बस आपकी वैल्यूज अकॉर्डिंगली बदल जाएंगी। वैल्यूज अकॉर्डिंगली बदल जाएंगी। तो देखो कैसे, आप प्रोटॉन की बात करने जा रहे हैं तो सब प्रोटॉन की बात अच्छी तरह से करो, मन लगा करके देखो। प्रोटॉन की बात करो, H बराबर 6.62 इंटू 10⁻⁻34 2m क्यूब ही अंडर रूट 2m। चलो जी 2m बताओ, m बताइए। m है प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है तो 1.66 इंटू 10⁻27। क्यू कितना है? क्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। कैपिटल V उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। कैपिटल V क्या है इसका? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ठीक है जी। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, नॉट करेक्ट। करेक्ट तो ये भी नहीं है पूरा, सब अप्रोक्सीमेट ही होती है बेटा कैलकुलेशन से। तो ये आ जाता है 0.286 अपॉन अंडर रूट कैपिटल V एंगस्ट्रॉम यूनिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ये लैम्डा प्रोटॉन आएगा, लैम्डा प्रोटॉन आएगा। अब देखिए तीसरी बात, अगर मैं लैम्डा ड्यूट्रॉन की बात करूं तो सवाल उठता है ये ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन देखिए जी, ड्यूट्रॉन की बात करो जी, बताइए ड्यूट्रॉन की क्या क्या खास बात होती है? ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है बताओ? 2 AMU। ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? +1 E। ये ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है और मास 2 AMU होता है, राइट। अब देखिए ड्यूट्रॉन की बात जब हम करेंगे तो लैम्डा लिखेंगे, वापस से लैम्डा लिखेंगे, H की वैल्यू वही लिखेंगे और M की वैल्यू लिख देंगे 2 इंटू M है ना, M को लिख देंगे 2 AMU, यानी कि 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। M की जगह क्या लिखेंगे? 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻27। उसके बाद क्या लिखेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये E लिखेंगे और फिर इसके बाद में V लिखेंगे, करेक्ट। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका। तो आपकी कैलकुलेशन करने पर ये जो आता है, ये आता है 0.2024 अपॉन अंडर रूट कैपिटल V एंगस्ट्रॉम यूनिट आता है। ये ड्यूट्रॉन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ड्यूट्रॉन की। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की। अगर मान लो आपके पास में अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल को जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है ना, और मास जो है वो 4 होता है अल्फा पार्टिकल का। तो वही बात है अपन। तो देखिए नंबर 4 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल है, मैं लैम्डा अल्फा की बात कर रहा हूँ। देखिए लैम्डा अल्फा फार्मूला तो वही है हमारा, H अपॉन अंडर रूट 2 M क्यूब ही। अब देखो मैं H की सबकी वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करेंगे। टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 AMU। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कैपिटल V है आपका अप्लाइड वोल्टेज टू एक्सेलरेट दी अल्फा पार्टिकल। तो कितना आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? 1012 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम यूनिट आएगा, राइट। ये आपका
अल्फा पार्टिकल का गया। जो सबसे कॉमन चीज़ पूछते हैं ना, वो पूछते हैं थर्मल पार्टिकल। थर्मल पार्टिकल जो होता है ना, थर्मल पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है? थर्मल पार्टिकल अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एटम या मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, कभी कभी न्यूट्रॉन भी होते हैं, कभी कभी न्यूट्रॉन भी होते हैं। ध्यान दो, थर्मल न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं साहब, थर्मल न्यूट्रॉन, उसके लिए भी वही फॉर्मूला आएगा, थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल पार्टिकल। कि थर्मल पार्टिकल जो टेम्परेचर के कारण मोशन में आते हैं उन्हें थर्मल पार्टिकल कहते हैं। किसके कारण मोशन में आते हैं? टेम्परेचर के कारण आते हैं। तो टेम्परेचर के कारण मोशन में आएंगे, उनको हम सीधा सीधा लिख देंगे लैम्डा बराबर अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट क्या 3m/kT। ये के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, m उस पार्टिकल का मास है जो भी है, m उस पार्टिकल का मास है जो भी है। मान लो अगर वो ऑक्सीजन का एटम है तो ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का आ जाएगा, जो है सो आएगा, है ना। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना होता है? के याद दिला दूँ मैं, जरा याद दिला देता हूँ मैं जरा। के होता है 1.38 × 10⁻23 और यूनिट क्या आएगी? जूल पर केल्विन, ठीक है। ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट होगा। कल हम जो है इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ द डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो कल हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल को प्रूफ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, और इसकी एप्लीकेशन के बारे में बातें करेंगे कुछ, राइट। तो आज के लिए काफ़ी है।